हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। और आज हम कवर अप करने वाले हैं एक बहुत आसान और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अर्लियर पहले हमने इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोविंग्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उनकी ऑडिट प्रोसीजर्स को कवर अप किया था। तो आज का जो टॉपिक है उनसे अलग है एंड दैट इज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में भी हमारे पास असेट्स दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं। कैटेगरी वन में आ जाते हैं टेंजिबल नेचर के असेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एटसेट्रा। और सेकंड कैटेगरी आएगी इनटेंजिबल असेट्स की जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, मर्चेंडाइज, फ्रेंचाइज एटसेट्रा। तो इस सेशन में हम बात करेंगे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की जिन्हें हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें जैसे हम अर्लियर टॉपिक्स में बात करते आए हैं असर्शंस, कौन सी असर्शंस हमें एग्जामिन करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चार असर्शंस पर काम करते हैं: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बट इन्वेंट्री में हमने एक और असर्शन पर काम किया था दैट इज राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का टॉपिक है इसके अंदर भी हम इन्हीं 5 असर्शंस पर काम करने वाले हैं दैट इज एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और इसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक हैं जैसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा, एक असेट को रिकॉग्नाइज करने का, असेट को रिकॉग्नाइज किस अमाउंट के ऊपर किया जाएगा, दैट मींस उसकी कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली हम यहां पर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं। तो दो पार्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे, एक असर्शंस और उनके ऑडिट प्रोसीजर और दूसरे कुछ इंट्रो टॉपिक। तो पहले हम जो इंट्रो वाले टॉपिक्स हैं उन्हें कवर अप कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप एक प्रॉपर्टी को या एक प्लांट को या एक इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट मींस बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बना रहे हैं, तो आपको उसे उसकी कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करना होगा। सो कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट प्रोवाइडेड दो कंडीशंस पूरी होती हैं। कंडीशन नंबर 1, there is a probability that future economic benefit associated with this property plant equipment will flow to the entity। कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एंटिटी को मिलेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। cost can be measured reliably. So, an item of PPE that qualifies for the recognition, qualification के लिए दो condition, there is a probability that future economic benefit associated with the asset will flow, and number 2, cost can be measured reliably। तो कॉस्ट की रिलायबल मेजरमेंट पॉसिबल है एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, उसकी एक प्रोबेबिलिटी है। यदि ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप उस पीपीई को रिकॉग्नाइज करेंगे एट इट्स कॉस्ट, उसकी कॉस्ट के ऊपर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। नंबर 1,
परचेज प्राइस जिस पर आपने उस पीपीई को एक्वायर किया है, इंक्लूडिंग यदि इस पीपीई को प्रॉपर्टी तो छोड़ो, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, प्रॉपर्टी तो इमूवेबल आइटम हो गई। मूवेबल आइटम कैन बी इंपोर्टेड। तो यदि आप किसी प्लांट को, इक्विपमेंट को, फर्नीचर को, फिक्सचर को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे की गई, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपने पे किया, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन चार्ज। कोई मूवेबल आइटम खरीदी है, उसके ऊपर आपने कोई जीएसटी पे किया है विच इज नॉट रिफंडेबल, या जिसका आईटीसी अवेलेबल नहीं है, देन वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग import duty and non-refundable taxes after deducting the trade discount and the rebate. Any cost that is incurred, that is related with, any cost that is related with or attributable to bringing that asset to the current location and current condition as per the requirement of AS 10, it should form part of the cost of the PPE. Initial estimate of cost of dismantling, removing any item or restoring the site on which the PPE is to be located. It is to be referred as the decommissioning, restoration and similar liability. So, any initial estimate of cost of dismantling, removing item and restoring the site जहां पर ये पर्टिकुलर पीपीई लोकेट होगी, it is to be considered as decommissioning, restoration and other similar kind of liability. Generally it is not forming the part of cost of the asset. तो असेट की कॉस्ट में या पीपीई की कॉस्ट में क्या चीजें कवर अप होगी? नंबर 1, परचेज प्राइस, जहां से आपने असेट खरीदा है, सेलर को जो अमाउंट पे किया गया है, इंक्लूडिंग एनी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। हाउएवर, if any discount or rebate is being given by the supplier or the seller, it should be deducted from the cost of PPE. Any other cost that is directly attributable to bring that property, bring that asset to the current condition and location, that should also form the part of cost of that PPE. However, any dismantling, removing, restoration expenditure, that should be regarded as, considered as the decommissioning expenditure and should not form the part of cost of the asset. However, कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर इस तरह का एक्सपेंडिचर असेट की कॉस्ट का पार्ट भी बनता है। ये डिटेल आपने ऑलरेडी AS 10 में अकाउंट्स के पेपर में पढ़ रखी होगी। सो एज ए ऑडिटर मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि AS 10 की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी अकॉर्डिंग असेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर अप की जा सकती हैं। एंड एज ए ऑडिटर आई नीड टू वेरीफाई कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अमाउंट किसी भी असेट का रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स एज कवर्ड अंडर AS 10. Example of directly attributable cost. Cost of employee benefits that arise directly from the construction or acquisition of PPE. Like बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो एम्प्लॉय को पेमेंट की गई है, सैलरी या वेजेस पेड टू लेबर, दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट. Cost of site preparation, initial delivery and handling cost,
installation and assembly cost, cost of testing whether the asset is functioning properly, after deducting net proceeds from selling any items that is produced while bringing that asset to that location and condition। जैसे इनिशियल स्टेज पर आप टेस्टिंग फेज के दौरान कुछ आइटम बना के देखते हैं कि आपके गुड्स प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे मशीनरी के ऊपर। तो जो गुड्स बनाए गए वो 50% प्राइस पर, 20% प्राइस पर यदि सेल होते हैं तो उसके सेलिंग अमाउंट को, जो सेल वैल्यू हमने रियलाइज की है, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द टेस्टिंग। ये सब ऑलरेडी आपने AS10 में पढ़ा हुआ होगा, बट ऑडिट के अंदर भी आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एज ए ऑडिटर जब हम PPE को चेक कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन को चेक करते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड होंगे और किस एलिमेंट को हमें एक्सक्लूड करना है। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ PPE: cost of opening a new facility or the business, like inauguration cost, that may be treated as the advertisement expenditure or sales and promotion expenditure. Cost of introducing a new product or service, again it should be recorded as advertisement or promotional expenditure. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customer. Any administration and other general overhead costs. So, यहां तक का जो ये पार्ट था ये AS10 से रिलेटेड है, और इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि किसी भी आइटम को PPE कब माना जाएगा। 2 कंडीशन पूरी होती हैं। नंबर 1, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट असेट विल फ्लो टू द एंटिटी, एंड नंबर 2, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो यदि ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, देन हम उस PPE को रिकॉग्नाइज करेंगे एट इट्स कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, एनी नॉन रिफंडेबल टैक्स और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड इसके साथ जो इनिशियल एस्टीमेट है कॉस्ट का, किस चीज की कॉस्ट? डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरेशन। ये केस टू केस वेरी करेगा। कुछ केसेस में ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा और कुछ केसेस में ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर साइट पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन उस साइट की करंट पोजीशन सही नहीं है। तो आपने क्या किया, उस साइट को क्लीन करवाया पहले और उसको इस लेवल पर लेकर आए कि उस पर कंस्ट्रक्शन की जा सके। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी साइट पर पुरानी बिल्डिंग खड़ी हुई है, कोई उसको डिमोलिश करके उस पर नई बिल्डिंग बननी है, बट डिमोलिशन का खर्चे के साथ साथ जो डिमोलिशन का वेस्ट है वो सेलेबल है, वो सेलेबल है। तो उस सिचुएशन में कि यदि वहां से कुछ अमाउंट रियलाइज्ड होता है तो हम उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, रादर इट विल रिड्यूस आवर कॉस्ट, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डिसमेंटलिंग की, रिस्टोरेशन की, साइट क्लीन अप कॉस्ट है वो क्या हमारे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। फिर एग्जांपल्स दिए गए हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के।
कि कौन से आइटम्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं और कौन से आइटम्स ऐसी हैं जो पीपीई की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज असर्शंस। 5 असर्शंस हैं। कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बात करेंगे एग्जिस्टेंस की। इसमें हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं so as to collect the evidences to establish existence of tangible fixed asset at the year end. Completeness: ensure all additions to the property, plant, equipment during the period under audit recorded in the financial statements and any PPE that belong to the third parties should not be included in the PPE of our client, but यदि कोई भी property that is being held by the third party but ownership right are with our client, in that case it should form part of PPE of our client, जैसे inventory में था। So any PPE that belong to the third party should not form the part of PPE of our client. However, any PPE that is owned and controlled by the entity, although lying with a third party, that should be included in PPE of the client. Right and obligation: entity के legal ownership rights over the PPE, they are valid, and entity जो असेट्स ओन करती है उनके वैलिड लीगल ऑनरशिप राइट्स हैं इन रिलेशन टू ऑल द पीपीईज दैट आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। 4th नंबर पर आ जाता है हमारे पास वैल्यूएशन। पीपीई हैज बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली एंड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें आप AS 10 अप्लाई कर सकते हैं। ईयर एंड की वैल्यूएशन, एक वर्ड होता है देखो मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है इनिशियल रिकॉग्निशन एट द टाइम व्हेन द पीपीई इज बीइंग एक्वायर्ड। इनिशियल रिकॉग्निशन एट द टाइम व्हेन असेट इज एक्वायर्ड, जब आप किसी असेट को एक्वायर करते हैं, लेकिन उसके बाद ईयर एंड पर उसकी होती है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन इज एट ईयर एंड। तो जो इनिशियल रिकॉग्निशन है उससे ईयर एंड की वैल्यू पर पहुंचते हुए बीच में क्या आ जाता है? डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉस प्लस माइनस इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इफ देयर इज। तो PPE has been valued appropriately and as per the generally accepted accounting principles. Presentation and disclosures: required disclosures for the property, plant and equipment have been appropriately made. तो हमारे पास ये 5 assertions हैं जिसके रिलेशन में हमें काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक असर्शन के रिलेटेड प्रोसीजर्स के साथ। सबसे पहले बात आएगी एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये टेंजिबल नेचर के असेट्स हैं तो इनकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होगा? टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन। रिव्यू द entity plans for performing physical verification of property, plant and equipment। जैसे इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन है उसी तरह से प्रॉपर्टीज की भी फिजिकल वेरिफिकेशन, असेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाती है। वो बात अलग है कि इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट एनुअली है, साल में एक बार होनी ही चाहिए। बट जब हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर
2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन location of the asset, number of the asset, complexity involved in the physical verification, etc. So, review the entity plan for performing physical verification, whether the physical verification is being done by own staff of the client or by third party. What is the policy regarding the periodicity? Whether the physical verification is conducted annually or once in 2 years or 3 years. Maximum 3 years, once every 3 years. Evidence of supervision that management has actually conducted the physical verification, उसके जो भी evidences हैं, they needs to be examined. उसकी verification report बनाई गई है या उसकी कोई वीडियो बनाई गई है, that also needs to be examined. Obtain the physical verification report along with the working sheets and check whether all items of the property, plant and equipment are properly tagged. जिनको वेरीफाई किया गया है उन पर टैगिंग की गई है कि yes, this asset has been verified and they carry the identification marks of verification. Reconciliation of items of PPE as physically verified with the fixed asset register. As per fixed assets register, जो assets own करती है एंटिटी, उन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आपको. बट कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एंटिटी के एक असेट लैपटॉप्स की, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है, उसके पास 500 एम्प्लॉइज हैं, हर एम्प्लॉइज के पास एक लैपटॉप है, कंपनी के कुछ अलग से सरप्लस लैपटॉप्स भी हैं. एज पर द फिक्स्ड असेट रजिस्टर कंपनी में 650 लैपटॉप्स हैं. तो आपने लैपटॉप काउंटिंग करवाए मैनेजमेंट ने, आपने मैनेजमेंट की रिपोर्ट देखा, मैनेजमेंट ने फाइंड आउट किया 646 लैपटॉप है, बट एज पर फिक्स्ड असेट रजिस्टर 650 होने चाहिए, 4 कहां गए, उसका मैनेजमेंट से रीजन ले लीजिए. रिकंसाइल कि 4 लैपटॉप किसी ब्रांच में भेजे हुए हैं या 4 लैपटॉप खराब हो गए थे, सेल कर दिए गए, जो भी चीज है, अदरवाइज इट इज ए शॉर्टेज. फिर ये एक डिस्क्रिपेंसी है. वेरीफाई द discrepancies noted based on the physical verification undertaken and the manner in which such discrepancies have been dealt with in the entity books and financial statements. So, जो हमारा ऑडिट प्रोसीजर है एग्जिस्टेंस का, वो किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है? फिजिकल वेरिफिकेशन के आसपास. तो आपने सबसे पहला पॉइंट काम क्या किया, आपने रिव्यू किया एंटिटी के प्लान को फॉर परफॉर्मिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन. यही पॉइंट यदि आपको ध्यान हो तो हमने इन्वेंट्री के रिलेशन में भी पढ़ा होगा. पहला पॉइंट, रिव्यू द एंटिटी प्लान फॉर परफॉर्मिंग द इन्वेंट्री काउंट. तो वही चीज हम पीपीई के रिलेशन में भी पढ़ रहे हैं. हमने सबसे पहले क्या किया, वी रिव्यू द एंटिटी प्लान फॉर परफॉर्मिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई एंड whether the physical verification is being conducted by the own staff or by third party, and what is the policy regarding the physical verification, whether physical verification is being conducted annually or once in 2 years or once in 3 years. Thereafter, evidence of supervision of those who are performing the physical verification should be examined. फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्किंग शीट्स उसे एग्जामिन करिए, उसमें चेक करिए वेदर ऑल आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर प्रॉपरली टैग्ड एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट ऑन देम. Reconciliation of items of the financial statement
एज फिजिकली वेरीफाइड किसके साथ? FAR फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के साथ। एंड लास्ट में वी नीड टू क्या करना है? वी नीड टू वेरीफाई डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी क्या है कि जैसे एग्जांपल लिया, लैपटॉप कितने होने चाहिए थे? 650, मिले कितने? 646, तो बाकी 4 कहां गए? बाकी 4 कहां गए? तो जो डिस्क्रिपेंसी है उन्हें वेरीफाई करिए और किस मैनर में उस डिस्क्रिपेंसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया गया है, एग्जामिन करिए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन, सेकंड है हमारा सेकंड असर्शन, ऑडिट प्रोसीजर्स टू एस्टैब्लिश द कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मींस क्या all assets that should form part of the balance sheet are actually being recorded। कोई मिसिंग तो नहीं है? मिसिंग तो नहीं है। वेरीफाई द मूवमेंट इन शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ओपनिंग बैलेंसेस कितने असेट्स हैं, ड्यूरिंग द ईयर कितने असेट्स ऐड किए गए, कितने असेट्स बेचे गए, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। जैसे मान लीजिए लैपटॉप्स का ओपनिंग बैलेंस है 600, ड्यूरिंग द ईयर 100 खरीदे गए, 50 बेच दिए गए, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 650 का। टैली द क्लोजिंग बैलेंस टू एंटिटी बुक्स ऑफ अकाउंट। नंबर 2, जो ये मूवमेंट दिखाई गई है पीपीई के स्केड्यूल में, देन उसकी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करिए। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि ये जो कैलकुलेशन की गई है 600 प्लस 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 650, क्या ये ठीक है या नहीं है? कई बार इसमें बाय मिस्टेक हो जाती है, बाय मिस्टेक आप इसमें गलती कर जाते हैं। नाउ अब इसमें एक है ओपनिंग बैलेंस, एक है एडिशन और एक है डिलीशन। जो ओपनिंग बैलेंस है उसको टैली कराइए प्रीवियस ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर हो गया, एनालिटिकल कंपैरिजन। जो असेट ड्यूरिंग द ईयर खरीदे गए उनकी एक लिस्ट मांग लो। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को कहिए प्रोवाइड अस अ लिस्ट ऑफ ऑल द एडिशंस। अब ये क्योंकि ये सारे के सारे नए असेट हैं, तो नए असेट में आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। क्या आप उसकी कॉस्ट की मेजरमेंट रिलायबली कर पा रहे हैं? वेदर देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। क्या AS10 का जो क्राइटेरिया है रिकॉग्निशन का, क्या वो मेट आउट हो रहा है? देन कौन से एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं और एक्सपेंस और असेट की कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड करना है? फॉर ऑल द सिग्निफिकेंट एडिशंस verify whether the expenditure meets the criteria of PPE as per AS10. Verify the cost of an item is as per AS10. Ensure entity is not recognizing the cost of day-to-day servicing, that is revenue expenditure, in carrying amount of an item of PPE. Revenue expenditure should be directly charged to the profit and loss account. टेस्ट चेक करिए परचेज इनवॉइसेस को, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स को। यदि मान लीजिए एयर कंडीशनर्स खरीदे गए हैं उसकी इंस्टॉलेशन, कोई नया प्लांट लिया गया है उसकी इंस्टॉलेशन,
तो इंस्टॉलेशन के सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, परचेज इनवॉइस और सिमिलर डॉक्यूमेंट किस लिए? टू वेरीफाई द डेट ऑफ एडिशन, किस दिन ये असेट इंस्टॉल्ड हुआ है, परचेज इनवॉइस चेक करिए, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट चेक करिए। वेरीफाई whether the PPE additions are been approved by the authorized persons, whether proper internal process for acquiring any asset like inviting quotations, तो competitive quotations, floating tenders, they were followed prior to finalizing the vendor from whom the asset is to be acquired। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया, मैनेजमेंट को कहा हमें वेरीफाई करना था मूवमेंट को, तो इसके लिए हमने पीपीई का एक लिस्ट उनसे ले ली, लिस्ट ले ली, स्केड्यूल ले लिया, और उसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस माइनस डिलीशंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस मैच करता है विद बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या ओपनिंग बैलेंस मैच करता है विद द प्रायर ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फिर हमने एडिशंस के रेफरेंस में मैनेजमेंट से एक लिस्ट ली, कौन कौन से असेट आपने एक्वायर किए हैं, उनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर AS10, उनकी कॉस्ट की मेजरमेंट एज पर AS10, उनका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट की चेकिंग, परचेज इनवॉइस की चेकिंग, सो एज टू वेरीफाई द डेट ऑफ एडिशन, whether the acquisition are been approved by the authorized persons, etc. Now अब बचा क्या? Deletions। In relation to deletions to the property, plant and equipment, understand the reasons and the rationale for the deletion। क्यों एक असेट को डिस्पोज ऑफ किया गया है, क्या लॉजिक है उसके पीछे? obtain management approval and discard note that authorize the disposal of the asset, verify the process followed for the sale of discarded asset, verify management has accurately recorded the deletion of PPE and related profit and loss on the disposal in the entity books of account। तो बड़ा सिंपल है ये टॉपिक। तो कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, कंप्लीटनेस की चेकिंग के लिए सिंपल काम आ रहा है, आपको वेरीफाई करना है मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल, दैट इज ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस माइनस डिलीशन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है, whether the closing balance match with the books of account at the year end, whether the opening balance matches with the prior period audited financial statement, और फिर आपने एडिशन और डिलीशन के दो दो पॉइंट्स एज सच कवर कर दिए। तो ये हमारी असर्शन थी, दैट इज कंप्लीटनेस। नाउ इसके बाद थर्ड असर्शन, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या है? जब आप एक असेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन दैट इज कॉस्ट आपको मेजर करनी है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। देयर आफ्टर आप ईयर एंड पर उसकी एक वैल्यूएशन करते हैं, और ईयर एंड की वैल्यूएशन में यहां पर एक डेप्रिसिएशन लेस होता है और दूसरा इंपेयरमेंट का लॉस माइनस होता है। ड्यूरिंग द ईयर कोई रिवैल्यूएशन हुई है तो उसका जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट है दैट आल्सो नीड्स टू बी एडजस्टेड सो एज टू डिटरमिन द ईयर एंड वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन के रिलेशन में एज ए ऑडिटर हमें क्या चेक करना है?
verify whether the entity has charged the depreciation on all items of the property, plant and equipment unless any item is non-depreciable, that is freehold land. लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे नहीं, तो नंबर एक क्या चेक कर रहे हैं आप कि सारी आइटम्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब नंबर दो, जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है किस मेथड पर चार्ज हुआ है? ascertain या assess that the depreciation method used, it reflects the pattern in which the asset future economic benefit are expected to be consumed by the entity। तो जिस तरह से आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द फ्यूचर, उसी बेसिस पर आपका डेप्रिसिएशन आएगा। मान लीजिए आपको लगता है एक असेट 10 साल तक एवरी ईयर सेम बेनिफिट आपको देगा, सेम बेनिफिट आपको देगा एवरी ईयर, तो क्या करें? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लीजिए। बट यदि आपको लगता है कि ये असेट आपको एवरी ईयर सेम बेनिफिट नहीं देगा, रादर विद द पैसेज ऑफ टाइम, रादर विद द पैसेज ऑफ टाइम बेनिफिट विल डिक्रीज, आप WDV मेथड यूज कर सकते हैं। बट यदि आपको लगता है कि असेट की लाइफ प्रोडक्शन से लिंक्ड है, तो जितने यूनिट ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस्ड हुए उसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सो as a auditor we need to assess that the depreciation method used, it reflects the pattern in which the asset future economic benefit are expected to be consumed by the entity। तो नंबर एक पर क्या चेक किया हमने? that depreciation is being charged on all items of property, plant and equipment unless any item is non depreciable। नंबर दो, we need to assess कि जो डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न इन विच द असेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। नंबर 3, वेरीफाई वेदर मैनेजमेंट हैज डन एन इम्पेयरमेंट असेसमेंट टू डिटरमिन वेदर द असेट इज impaired in accordance with the requirements of AS 28। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकाला जाता है कि जो असेट की नेट बुक वैल्यू है और जो उस असेट की फेयर वैल्यू है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस, यदि फेयर वैल्यू इज लोअर देन द नेट बुक वैल्यू, इम्पेयरमेंट लॉस नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ये आपने अकाउंट्स में AS 28 में पढ़ा होगा। सो वैल्यूएशन के रेफरेंस में हमारी जो वर्किंग है वो बेसिकली हमारी वर्किंग 3 मेन पॉइंट के ऊपर आकर रुक जाती है। क्या क्या? डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल आइटम्स ऑफ PPE, depreciation method used, it reflects the pattern in which the asset future economic benefit are expected to be consumed, and impairment assessment to determine whether the items of PPE is impaired as per the requirements of AS 28। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राइट एंड ऑब्लिगेशन का। तो नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर राइट एंड ऑब्लिगेशन का, इसका पहला पॉइंट आपको एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में ले आता है, और वो क्या? इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स अंडरटेकन फॉर वेरीफाइंग कंप्लीटनेस ऑफ एडिशन, मतलब जो एडिशन की कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स थे, ये प्रोसीजर भी आप राइट एंड ऑब्लिगेशन के अंदर लिख सकते हैं। सो इन एडिशन टू
the procedures undertaken for verifying the completeness of addition to the PPE. Verify that all PPE purchase invoices are in the name of the entity that entitles the legal title of ownership to the entity. For all additions to land and building, क्या चेक करोगे? कन्वेयंस डीड, सेल डीड, ट्रांसफर डीड. Check the conveyance deed, sale deed to verify whether the entity is legal and valid owner of the property or not. Verify original title deed for all the immovable property held at the balance sheet date. In case immovable property are held as the security, आपने मॉर्टगेज किया हुआ है किसी प्रॉपर्टी को और ओरिजिनल टाइटल डीड दे आर हेल्ड विद द lender as the security. So if any immovable property is held as the security for any borrowing and original title deeds are not available, request the entity management to obtain a confirmation from the respective lender that they are holding the original title deed as the property. Verify register of charges to assess whether there exists any charge that is being created against that PPE. So, audit procedure to establish the right and obligation बहुत simple. पहला पॉइंट क्या कहता है? In addition to the procedures undertaken to ensure the completeness of the addition of the PPE, हमें क्या चेक करना है? Purchase invoices. Whether the purchase invoices are in the name of the entity that entitles the legal title of ownership to the entity. Number 2, for all additions to land and building in particular, check conveyance deed, sale deed to check whether the entity is legal and valid owner of property or not. Verify the original title deed for all the immovable property that are held at the balance sheet date. In case immovable property is held as the security for any borrowing and original title deeds are not available with the company, request the entity management to obtain a confirmation from the respective lender that they are holding the original title deed as the security. And last one, verify the register of charges to assess whether any charge has been created against the property, plant and equipment. Next and the last one, disclosure requirements of property, plant and equipment as per Schedule 3. PPE should be classified as land, building, plant and equipment, furniture and fixture, vehicle, office equipment and others, specifying its nature. Assets under lease shall be separately specified under each class of asset. Reconciliation किसका? Gross and net carrying amount of each class of asset at the beginning and at the end of the reporting period, showing कितने asset acquire हुए, कितने dispose हुए, कितने asset acquired हुए through the business combination, any change due to revaluation if the change is 10% or more in the aggregate of net carrying value of each class of asset, and any other adjustments and related depreciation, impairment, loss, reversal shall be disclosed separately. That means मान लीजिए आपके, मैं आपको एक बैलेंस शीट ही दिखा दूं. कैश फ्लो नोट्स, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू एंड नेट कैरिंग वैल्यू की रिकंसिलिएशंस. इसकी पोजीशनिंग ही कुछ और है. एक मिनट रुको जरा.
property, plant and equipment should be classified as land, building, plant, electrical installation, equipment, furniture, fixture, vehicle, ship, aircraft and helicopters. Gross block, net block. Gross carrying value, net carrying value. बिगनिंग पर वैल्यू क्या है, ड्यूरिंग द ईयर क्या एडिशंस हुए, ड्यूरिंग द ईयर क्या एडजस्टमेंट्स हुई, ग्रॉस ब्लॉक की ईयर एंड पर वैल्यू. ग्रॉस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर एट द बिगनिंग डेप्रिसिएशन का कितना प्रोविजन बनाया हुआ है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, एनी डिडक्शन और एडजस्टमेंट, ईयर एंड पर टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर असेट क्लास. नेट ब्लॉक एट द बिगनिंग एंड एट द एंड. फिर इन सब में यदि कोई लीज्ड असेट है तो आपको ईच क्लास में उसकी सेपरेट डिस्क्लोजर्स देनी है. तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर. तो ये एक क्लासिफिकेशन हमारी आ गई कि वी नीड टू क्लासिफाई द असेट्स इन वेरियस कैटेगरीज. देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 2, assets under lease shall be separately specified under each class of asset. तो each class of assets के लिए जो asset lease पर है उनका separate disclosure आया. Thereafter point number 3, gross and net carrying amount for each class of asset. At the beginning gross value क्या थी, at the end gross value क्या थी, addition, disposal, acquisition through the business combination, any change due to revaluation, if change is 10% or more in aggregate of net carrying value of each class of assets, related depreciation, impairment loss shall be disclosed separately. तो ये चीज हमने ग्रॉस ब्लॉक, net block, depreciation, at the beginning, at the end, at the beginning, at the end, addition, deduction. तो for each class of asset हमने gross block, net block, during the year, addition, acquisition, disposal, deduction, adjustment, उन सब का डिटेल शेड्यूल बना करके दिया है. देन यदि किसी भी अमाउंट को आपने राइट ऑफ किया है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, या वेयर द सेम हैव बीन एडेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, तो जो बैलेंस शीट है सब्सिक्वेंट टू डेट ऑफ सच राइट ऑफ और एडिशन शैल शो रिड्यूस और इंक्रीज्ड फिगर as applicable and shall by way of note also show the amount of reduction or increase as applicable together with the date thereof. कितने सालों के लिए, for 5 years subsequent to the date of such reduction or increase. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है 5 साल का पीरियड. किस चीज की रिपोर्टिंग है ये, यदि किसी भी अमाउंट को राइट ऑफ किया गया है कि आपने कैपिटल रिड्यूस की थी या रिवैल्यूएशन में कोई डेफिसिट आया है, उसके कारण किसी असेट को राइट ऑफ किया गया और एनी सम हैव बीन एडेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, then every balance sheet subsequent to the date of such write-off or addition क्या करेगा,
रिड्यूस्ड अमाउंट को यदि अमाउंट राइट ऑफ किया था, इंक्रीज्ड फिगर को यदि रिवैल्यूएशन के कारण कोई इंक्रीज आया था, तो आप रिड्यूस्ड अमाउंट को, इंक्रीज्ड अमाउंट को एंड एक नोट में कितना अमाउंट रिडक्शन का था या कितना इंक्रीज का था टुगेदर विद द डेट कितने सालों के लिए शो करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिडक्शन और इंक्रीज। ये डिस्क्लोजर्स आपने अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे शेड्यूल 3 के, और यहां पर भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन्हें आपको करना है लर्न। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपको याद करना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको याद करना है, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आपको याद करना है, देयर आफ्टर कंप्लीटनेस के प्रोसीजर को आपको याद करना है, राइट एंड ऑब्लिगेशन के प्रोसीजर को आपको याद करना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो रिवीजन हर एक टॉपिक की करनी है मल्टीपल टाइम्स। और मल्टीपल टाइम इस चैप्टर में जरूरी इसलिए हो जाता है कि सेम पॉइंट हैं, सेम प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं, बट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के, तो रिपीटेटिव नेचर के टॉपिक्स हैं। तो इस कारण जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी चीजें लर्न बेटर तरीके से हो पाएंगी, और क्वेश्चन आंसर भी आपको हर एक टॉपिक के साथ साथ कवर अप करने हैं। ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट को कवर करेंगे। ठीक, गुड बाय।